नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 लेके आए हैं। तो टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 को आपने अच्छा रिस्पांस दिया और आज हम आए हैं टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 केमिस्ट्री को क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं वे भी अलग अलग डीएसएसबी एग्ज़ाम्स में, जो कि टीजीटी नेचुरल साइंस जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका और पीजीटी केमिस्ट्री दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, टीजीटी नेचुरल साइंस और टीजीटी पोस्ट के लिए जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। तो आप बिना टाइम गवाए फॉर्म अपना भर लें ताकि बाद में कोई गलती ना हो, क्योंकि डीएसएसबी की साइट्स बहुत बार लास्ट में अच्छे से काम नहीं करती। तो अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो तैयारी आप शुरू कर चुके हैं, और उसी तैयारी को बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो इस एक वीडियो आप हमारे चैनल पे पहले आई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती ना करे। क्योंकि अगर आप फॉर्म भरने में गलती करोगे तो करेक्शन के टाइम काफ़ी कम मिलता है डीएसएसबी में, और एक गलती से बहुत बार काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अभी टाइम है, आराम से तसल्ली से आप फॉर्म भर लें और बिना गलती के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज़ 2। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो अगर हम देखें तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से नहीं है आपको बताने हैं इसमें। अब अगर ऑप्शंस देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ग्राउंड लेवल ओजोन। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स मेनली दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, जो जिनका एमिशन सोर्स डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट फ्रॉम अर्थ वो एमिट होते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उससे ये जनरेट होते हैं। अब जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो दोस्तों क्या है, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किन्हें कहते हैं, जो इन प्राइमरी पॉल्यूटेंट के इंटरेक्शन से बनते हैं। तो जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है उसमें जो हमारा है इस चारों ऑप्शन में, उसमें आपका ओजोन, ये ग्राउंड लेवल ओजोन जो है एक पॉल्यूटेंट होता है हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन से बनता है। इन दोनों के रिएक्शन से बनता है ओजोन। और ग्राउंड लेवल ओजोन दोस्तों ये अलग है, जो ओजोन हमारा एटमॉस्फेयर लेवल में जो सन से रेडिएशन से बचाता है वो ओजोन अलग है, और ये ग्राउंड लेवल ओजोन अलग है। ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के काफ़ी करीब होता है और इससे हमको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इरिटेशन होने लगती है आइज़ में, नोज़ में, थ्रोट में, लंग्स डिजीजेस काफ़ी होने लगते हैं। तो ये सारे जो हैं आपके ग्राउंड लेवल ओजोन के कारण होता है। तो इसका जो ग्राउंड लेवल ओजोन ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का और एग्जांपल जैसे आपको पता है, SO2 जब वाटर के साथ मिलता है तो H2SO4 बनाता है, या NO2 जब वाटर के साथ मिलता है तो HNO3 बनाता है। तो एसिड रेन आपका एक तरह से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के इंटरेक्शन से बने। तो इसका आंसर है आपका दोस्तों ग्राउंड लेवल ओजोन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डैश इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CaCl2। तो दोस्तों इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देते हैं, 1900 डिग्री सेल्सियस ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है। और बाकी अगर देखा जाए 1600 दोस्तों ये सेल्सियस में आता है सोडियम कार्बोनेट का, और जो आपका 1708 फिगर कभी आएगी तो ये आपका KBr पोटेशियम ब्रोमाइड का होता है दोस्तों। 1600 केल्विन लगभग होता है, ये सेल्सियस में होता है, 1600 सेल्सियस होता है आपका। सोडियम कार्बोनेट का होता है 1600 सेल्सियस, और आपका 1900 सेल्सियस होता है आपका CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का, और 708 होता है आपका KBr का, और 738 दोस्तों NaCl का। 1738 केल्विन में दोस्तों होता है NaCl का। तो कुछ ये फिगर्स आपको पता होनी चाहिए, कौन सा किस में होता है आपको ध्यान होना चाहिए, ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आसानी से आप कर सको। तो CaCl2 का 1900 डिग्री सेल्सियस,
जो 738 केल्विन है वो NaCl का है, 1600 सेल्सियस है Na2CO3 का, और 1708 केल्विन है आपका दोस्तों KBr का। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें, कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तो इसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शंस में आपका सोडियम बेंजोएट और सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, तो दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बेंजोएट भी एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल होता है, और सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड लाइक पोटेशियम सॉर्बेट ये इस्तेमाल किए जाते हैं आपका फूड प्रिजर्वेटिव्स में, जो कि इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 and 2। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन विनेगर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन वाटर। तो विनेगर, ये दोस्तों क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, जो विनेगर है, विनेगर जो एसिटिक एसिड का 5 to 8% सॉल्यूशन, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, तो विनेगर 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन होता है आपका विनेगर। और विनेगर का कभी अगर pH पूछ लिया है दोस्तों, तो pH होता है इसका 2.4। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंसिस्ट अ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। अब दोस्तों अगर स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की जाए, पॉपुलरली हम 3 ही पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट इसके अलावा भी 2 स्टेट्स होती है दोस्तों, एक प्लाज्मा स्टेट और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा स्टेट दोस्तों कब बनता है, जब जो ये आपके गैस पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और गैस मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, तो वो हाईली एनर्जेटिक आयनिक स्टेज में आ जाते हैं। आयनाइज्ड गैस जिसे हम कहते हैं, उसी को कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तब बनता है जब लो डेंसिटी गैस को लो टेम्परेचर पे एक सिंगल क्वांटम स्टेट में रखा जाता है। इन्हें सुपर फ्लूइड से सुपर एटम भी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है दोस्तों हीलियम, जो कि हीलियम को अगर आप 2.17 केल्विन से, हीलियम को 2.17 केल्विन से नीचे अगर आप ठंडा करते हो तो वो बन जाता है, वो किस स्टेट में आ जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बहुत ही सुपर कूल्ड स्टेज होती है और ये आप इसमें एनर्जी नहीं होती, तो एनर्जेटिक स्टेज होता है आपका प्लाज्मा स्टेट। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ओनली ए। और प्लाज्मा का एग्जाम्पल जैसे स्टार्स अधिकतर प्लाज्मा स्टेट्स में होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ mg। तो आपको पता है एटॉमिक मास यूनिट mg का 24 है, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स होता है जो आपका गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। तो इसका गिवन वेट आपका है 120 और मोलर मास है 24, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 5। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब CaSO4.12H2O, हेमी मीन्स हाफ, हाफ H2O। ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों। तो अगर हम देखें ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग सोडा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो CaSO4.12H2O हमने पढ़ा है ये क्लास 10th में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अच्छा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, और ये कब बनता है, जब आपका एक वाइट कलर का पाउडर जिसे कहते हैं जिप्सम, वो होता है CaSO4.2H2O। और जो आप कभी फ्रैक्चर हो जाए तो पहले जो चढ़ाया जाता है वाइट पाउडर में मिक्स करके, वो होता है आपका जिप्सम। ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। और जब जिप्सम हार्ड हो जाता है, उसके अंदर से पानी निकल जाता है, तब वो इस फॉर्म में आ जाता है, प्लास्टर के फॉर्म में, और उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, और ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द pH ऑफ माउथ व्हेन टूथ डिके स्टार्ट। तो टूथ डिके कब स्टार्ट होगा, जब हमारा माउथ का pH स्लाइटली एसिडिक होने लगे। तो अब इसका आंसर, एक्चुअल आंसर है आपका लोअर देन 5.5। 5.5 से नीचे आपका जो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। और इसीलिए हमको रात को खाना खा के ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि
जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं दोस्तों, उसमें हम बेस होता है जो कि आपके माउथ की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कराने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ वॉशिंग सोडा। तो ये पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा कि वॉशिंग सोडा दोस्तों किसका फार्मूला होता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, तो 10H2O ये फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। तो इसका तो फिलहाल 10H2O है। अब ये 5.5H2O दोस्तों किस में होता है पता है, ये होता है आपका कैल्शियम कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। वैसे ये ब्लू कलर का होता है, और अगर इसमें से वाटर निकाल दिया जाए तो ये वाइट कलर का हो जाता है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट को पाउडर को अगर गर्म किया जाए तो जब उसमें से पानी निकाल देंगे तो वाइट कलर का हो जाता है, और ये ब्लू कलर का होता है। और 2 वाला दोस्तों अभी आपने पढ़ा CaSO4.2H2O जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और 6 वाला अगर दोस्तों 6H2O की हम बात करें तो आपका कोबाल्ट क्लोराइड होता है COCl2, और ये हेक्साहाइड्रेट.6H2O होते हैं दोस्तों, ये कोबाल्ट क्लोराइड, तो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रेडिट फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया गोज टू। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, इसका आंसर है आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और एक इनको अभी हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भारत रत्न का प्राइज़ दिया गया है। तो ये आपके जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिलहाल इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है MS स्वामीनाथन। और बहुत बार आपसे MS स्वामीनाथन का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन का M का है मनकोम्बू संबशिवन विश्वनाथन, MS विश्वनाथन, MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन, मनकोम्बू संबशिवन स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, 7 अगस्त 1925 से 18 सितंबर 2023 तक इनका लाइफ था। ठीक है, और इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। और एक और आपको यहाँ दिख रहा होगा डॉक्टर वर्जिस कुरियन। तो डॉक्टर वर्जिस कुरियन को जो इंडिया में मिल्क रिवॉल्यूशन या कहा जाए वाइट रिवॉल्यूशन का फादर माना जाता है। ये अमूल कंपनी जो आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड जो आपका लगाया गया था, उसके संस्थापक भी वर्जिस कुरियन थे। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि STP पे 22.4 लीटर वॉल्यूम्स 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है वो उसमें 1 मोल्स होते हैं, किसी भी गैस के 1 मोल ऑफ गैस होता है। तो अब इसी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब आपको पता है 5.6 लीटर्स में आपका 7.5 ग्राम है, तो 22.4 लीटर्स में आपका कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर्स में अगर हम इसको निकालें तो 7.5 अपॉन में आपका आ जाएगा 5.6 इंटू 22.4। तो अब जब इसको आप देखोगे आंसर निकालोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका अगर देखो तो आपको यहाँ डायरेक्ट दिख रहा होगा 56 और 224, ये 4 टाइम्स में जाता है, और 7.5 और 4 तो 30 आ जाएगा इसका। अब 30 इनमें से किसका आपका, अगर ऑप्शंस में देखें 40 इनमें से किसका मास है, तो पहला है आपका NO, तो N का होता है 14, O का होता है 16, 14 16 30, तो NO का ही मिल रहा है, तो डायरेक्ट हम यही से मार देंगे। फिर भी अगर आप आगे देखना चाहो N2O का तो होगा नहीं। C का आपका होता है 12, O का 16, ये 28, और इसका तो 44 होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका। नेक्स्ट है 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी और कंसंट्रेशन का दोस्तों आपको फॉर्मूला पता है कि आपका ये होता है M, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला भी हमको पता है, मोल्स ऑफ गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। तो गिवन वेट है यहाँ पे 4 ग्राम, और NaOH का जब आप मोलर मास निकालोगे, Na का होता है दोस्तों 23, O का होता है 16,
और H का होता है 1, तो जब आप इसको करते हो तो होता है 40। तो हम जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा हमारा वो हो जाएगा 4/40, तो ये आ जाएगा आपका 1/10 या 0.1। और मोलर अब निकालना चाहो तो N2 है आपका 0.1। वॉल्यूम आपको 100 ml दिया है और हमको वॉल्यूम चाहिए होता है लीटर्स में, तो हम ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, 100 ml को 1000 से करना है, तो ऊपर में 100 से हम क्या करेंगे, 1000 से इसको ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, लेकिन अब डिवाइड अपॉन डिवाइड वो आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो जब आप इसको देखो तो यहाँ से यहाँ 2 0 कट जाता है, ये आपका आ जाएगा 1 मोलर। तो 1 मोलर कंसंट्रेशन इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इन द आयन P3 माइनस S2 माइनस Cl माइनस, तो P3 माइनस S2 माइनस एंड Cl माइनस। अब इनमें एक खास बात क्या है दोस्तों, अगर आप देखो ये है आपका 15 16 17 और एक चार्ज, 2 चार्ज और -3 चार्ज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन सब में सेम है। तो ऐसे स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में दोस्तों जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़ होता है, जितना नंबर ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज़ उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से उसमें रिपल्शंस बढ़ेगी और इस वजह से साइज़ उसका इंक्रीज़ होगा। तो इसमें सबसे छोटा साइज़ होगा Cl माइनस का, और उसके बाद होगा S2 का और P3 का। तो हमारा जो ऑप्शन है Cl माइनस, S2 और P3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे दे और पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर ले। तो अगर हम देखें ये सारे ऑप्शंस, तो CS, RB, K और Na ये सब फर्स्ट पीरियड में होते हैं दोस्तों। फर्स्ट पीरियड में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब चूंकि फ्रेंशियम दोस्तों आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हम उस स्टेबल नहीं मानते, तो इसका आंसर आ जाता है लास्ट जो सीजियम। और इसी तरह से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाता है फ्लोरीन। ठीक है, तो आपका इसका आंसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाईएस्ट सीजियम आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe2+। अब डी इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों अगर आपको पता हो, ऑर्बिटल्स जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम ऑर्बिटल्स में भरते हैं, हमारे 4 ऑर्बिटल्स जो मेनली 4-5 ऑर्बिटल्स जो आपने पढ़े होंगे, S, P, D, F, ये 4 ऑर्बिटल्स अभी तक हमने पढ़े हैं, जिसमें आपका S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6, D में 10 और F में 14, और इसके नंबरिंग से हम भरते हैं। तो अगर आप Fe की बात करो, Fe का एटॉमिक नंबर है 26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर इसके अकॉर्डिंग निकाले तो आपको पता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आर्गन तक तो 18 रहता है दोस्तों, इसके बाद 18 और फिर बचा 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाता है उसके बाद 4s2 एंड 3d 4s2 3d6। तो ये तो आपका होता है। लेकिन अब इस केस में दोस्तों जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये 3d4 हो जाएगा। तो इसीलिए अब आपको पता है हाफ फील्ड स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, जो हाफ फील्ड स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू फुली फील्ड स्टेज, और इसीलिए यहाँ पर ये जो कन्फिग्रेशन जाएगी वो होगी 4s1 3d5। तो इसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे Fe2+ में, D में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हाफ फील्ड मोस्ट स्टेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज़ नॉट पॉसिबल, 2p 3d 3s 3f। तो अगर आप देखें ये 2p नंबर ऑफ, अब ये दोस्तों क्वांटम नंबर्स अगर आप देखो 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद होता है एक ml और ms, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब अगर हम ये जो वैल्यूज़ आती है दोस्तों, ये पहला तो होता है आपका n और सेकेंड जो है वो l की वैल्यूज़, और l की वैल्यूज़ जो होती है वो होती है आपकी n-1 n-1 तक, 0 to n-1। तो अब अगर आप देखो
n, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू ओनली एक ही हो सकती है 0, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है तो उस केस में आपकी l की वैल्यू हो सकती है 0 एंड 1, n की वैल्यू 3 है तो उस केस में 0 1 2 एंड n की वैल्यू 4 है तो 0 1 2 3। और जब l की वैल्यू दोस्तों, आपको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा दे, आपका जब n की वैल्यू होती है 1 और l की वैल्यू 0 है तो उसको कहा जाता है 1s, ठीक है। n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू हो सकती है 0 और 1, तो 0 के लिए हो गया आपका s, तो 2s, और 1 के लिए होता है p। आपको ध्यान रखना है 0 के लिए होता है s, 1 के लिए p। जब l की वैल्यू 0 हो तो 1s, l की वैल्यू 1 हो तो p, l की वैल्यू 2 हो तो d, l की वैल्यू 3 हो तो f। तो अब जब 2 होती है n की वैल्यू तो l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है, तो आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी, जब 2 होगा तो 1 एंड 0 एंड 1 तो 2s एंड 2p। जब 3 होगी दोस्तों इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा 0 1 2, तो इस केस में आपका क्या क्या बन सकता है, ये बन सकता है 3s 3p एंड 3d। और जब 4 होगी वैल्यू तब आपका 4s 4p 4d और 4f, ये सब बन सकती है। अब इस क्वेश्चन पे अब आए अगर दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इनमें से क्या पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें 3f, जो हमारा 3f है ये हमारा नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि 3 जब होता है तो मैक्सिमम 3d तक ही बनता है। जब हमारा 3f जो 3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो सिर्फ d तक ही बनता है, क्योंकि n-l जो आपका l की वैल्यू जो है n-1 तक ही होती है, और l की वैल्यू जब n3 होगा तो 2 तक ही रहती है, इसीलिए SPD बनता है और 3f इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपका इस वजह से इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो इसका हो जाएगा दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन पे अगर देखें, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ बोथ कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड इन दोनों में से किसके पास है? तो अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस हमारा CH3Cl, तो ये आपका पूरी तरह से कोवेलेंट है। HCl भी कोवेलेंट है, BeCl2 भी कोवेलेंट है। अब NH4Cl जो है, ऑप्शंस से ही डायरेक्ट पता चल रहा है कि आपका NH4 कैसे बनता है दोस्तों। N के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ये दे के ये पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, और एक Cl- एक इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि Cl को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, Cl के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से NH4Cl का बॉन्ड बनता है। तो ये इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग भी है और ये आयंस के बीच में बॉन्डिंग भी है, और इसलिए ये आयन के बीच में बॉन्डिंग भी है, और इसलिए से हम कोवेलेंट एज वेल एज आयनिक बॉन्ड ये NH4Cl में होता है। अब अगला क्वेश्चन अगर देखें, विच ऑफ द केमिकल स्पीशीज इज मोस्ट स्टेबल। अब केमिकल स्पीशीज में से मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है दोस्तों? तो ये है आपका O2 O2 पॉजिटिव, O2 माइनस और O2 2 माइनस। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखने से आपको लग रहा होगा O2 ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर हम स्टेबिलिटी देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर से, और बॉन्ड ऑर्डर इस केस में अगर देखें तो ये आप क्लास 11th में अगर आपने पढ़ा होगा, 11th का सेकेंड थर्ड चैप्टर में है आपका दोस्तों। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और इस केस में सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर जो होता है दोस्तों वो होता है O2 पॉजिटिव का, और इसीलिए इस केस में आंसर आ जाता है आपका विच केमिकल स्पीशीज मोस्ट स्टेबल, तो O2 पॉजिटिव इज मोस्ट स्टेबल। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और ये कैसे रिलेट करता है दोस्तों, ये हम अगली वीडियोज़ में आएंगे टॉपिक वाइज, जब हम बताएंगे कुछ, तब वेस्पर थ्योरी, मॉड थ्योरी, इसके बारे में भी बताएंगे। अगर आपको कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम वो आपको बता देंगे। फिलहाल ये आपके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे जो आए हुए थे एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में
साइंस के और केमिस्ट्री के, और आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, और इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अब आपको कैसा लगा वीडियो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।